हेलो नमस्कार। यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है जैसा कि आप सभी को मालूम है। और अगर आपको एपीओ बनना है तो इसके लिए कुछ आपको अलग हट करके करना पड़ेगा जो सभी नहीं कर पा रहे हों या सभी सोच भी नहीं पा रहे हों। अगर आपको किसी भी सपने को हकीकत में बदलना है तो इसके लिए आपको सही सोच रखनी पड़ेगी, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी और सही रणनीति बनानी पड़ेगी। यानी केवल मेहनत से ही कार्य सफल होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए सही सोच और सही रणनीति का होना आवश्यक है। ये एपीओ की परीक्षा केवल नहीं है, बल्कि न्यायिक क्षेत्र में आपकी भूमिका को निर्धारित करने वाली एक परीक्षा होगी जिसके आधार पर आपकी भूमिका स्पष्ट होगी। और अगर आपने सही रणनीति, सही सोच के साथ कार्य किया तो आप पहले प्रयास में ही एपीओ बन जाएंगे। और ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल आपको करना क्या है कि सही सोच, सही रणनीति और सही तरीके से कार्य करना है, सही दिशा में कार्य करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या क्या है, तो इसके लिए मैं एक 10 पॉइंट्स की स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं। इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो किया तो आप एपीओ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस 10 पॉइंट्स स्ट्रेटेजी में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है, यानी आपका लक्ष्य क्या होगा। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और ये लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको उस पर कार्य करना होगा। अब गोल लक्ष्य का क्या मतलब हुआ कि आप अगर असमंजस में हैं कि आप तो हायर जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे थे, आप तो उच्चतर सेवा के लिए तैयारी कर रहे थे, आपका सपना तो एडिशनल जज बनना था, आपको एपीओ तो नहीं बनना था, अच्छा ठीक है दे देते हैं परीक्षा, तो इस तरह से आपको कार्य नहीं करना होगा, बल्कि आपको ये फिक्स करना होगा कि नहीं, मुझे एपीओ बनना है। और एपीओ बनना है तो सबसे पहले ये आपको गोल अपना, यानी अर्जुन की तरह से, जैसा कि द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये सबसे पूछा अपने सभी शिष्यों से कि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने पत्ती बताया, किसी ने पेड़ बताया, किसी ने शाखा बताया, और अर्जुन ने बताया कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। तो सबसे पहले आपको यही निर्धारित करना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं। तो आपको अपना निर्धारित करना होगा लक्ष्य एपीओ के रूप में और उसी को टारगेट करना होगा। अब इस कहने का मतलब क्या, ये लिंक कहां से हो रहा है कि जैसे ही आपने अपना ये गोल डिसाइड किया कि हाँ मुझे अब एपीओ बनना है, अब और कुछ मुझे नहीं बनना है बल्कि एपीओ बनना है, और वो भी विशेष रूप से यूपी में, उत्तर प्रदेश में एपीओ आपको बनना है। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि सभी राज्यों के सिलेबस अलग अलग हैं, सभी राज्यों की स्ट्रेटेजी अलग होती है, सभी राज्यों की अप्रोच अलग होती है हर एग्जाम की। तो सबसे पहले इसीलिए आपको अपना गोल सेट करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है। जैसे ही आपने ये गोल अपना निर्धारित किया, तुरंत अब बात आती है कि आपको अब अगला कदम क्या उठाना होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा, यानी आपको अपना पाठ्यक्रम देखना होगा कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। अब इस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। तो अब आपने यूपी एपीओ अपना गोल सेट किया, तो यूपी एपीओ के सिलेबस को आपको देखना होगा और इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है और क्या क्या तैयारी आपको करनी है। तो इसके लिए अगर बात की जाए तो यूपी एपीओ के लिए जो आपका सिलेबस होगा वो प्री के लिए, मेंस के लिए अलग अलग है। यानी आपको सबसे पहले एक प्री एग्जाम देना होगा, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम, इसके बाद आपको देना है मेंस। और लगभग सभी राज्यों में ये स्थिति है, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, सिलेबस चेंज हो जाएगा। मेंस के बाद आपको इंटरव्यू देना है। तो इस त्रिस्तरीय परीक्षा को आपको, 3 स्टेज एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें सबसे पहली बात आती है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे प्री के लिए, मेंस के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे और इंटरव्यू में आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं अपना कि इस सिलेबस में आपको क्या क्या प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में देखना होगा। तो इंटरव्यू के लिए तो कोई परफेक्ट आपका सिलेबस नहीं होता है, लेकिन मेंस के लिए और प्री के लिए आपका पर्टिकुलर सिलेबस होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। तो अगर इसमें बात की जाए सब्जेक्ट्स में लॉ की और इस लॉ वाले पोर्शन में और इस जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में, तो यानी ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्री की, तो ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक पोर्शन होगा आपका लॉ का और दूसरा पोर्शन होगा जीके का। और ये टोटल 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 मार्क्स आपके होंगे जनरल नॉलेज के लिए और 100 मार्क्स होंगे इस लॉ वाले पोर्शन के लिए। तो अब लॉ में सब्जेक्ट क्या क्या होगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका सीआरपीसी,
आईपीसी और बीएनएस जो इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज हो चुका है और उसके स्थान पे आ चुका है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब ये नए वाले एक्ट आपसे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहला तो आपको यही डिसाइड कर लेना है कि ये पूछे जाने हैं तीनों एक्ट नए वाले, पुराने एक्ट आपसे नहीं पूछे जाने हैं। इसके बाद इसी के साथ नया इस बार जोड़ दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन पहले से ही आपके सिलेबस में था। तो अब यहाँ ये आपके अगर लॉ की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो पोर्शन होंगे आपके ये लॉ के हैं और इधर आपको जीके में एक पोर्शन देखना है। हालांकि वो 8 यूनिट में बटा हुआ है जीके भी, लेकिन ओवरऑल आप मान लें कि जीके। अब इसके बाद इसमें जो नंबरिंग होनी है यानी सभी के वेटेज समान नहीं होंगे। बीएनएस का अलग वेटेज है, बीएनएसएस का अलग वेटेज है, बीएसए का अलग वेटेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का अलग है और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन का अलग है। तो बीएनएस के लिए क्या वेटेज दिया गया है? 30 मार्क्स इसके लिए आपको दिए गए हैं प्री में, यानी 30 प्रश्न होंगे इससे और 30 प्रश्नों के लिए एक एक नंबर के हिसाब से 30 अंक निर्धारित किए गए। इसी प्रकार से बीएनएसएस के लिए 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए 25 मार्क्स होंगे। इसी प्रकार से बीएसए के लिए 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स होंगे इसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहली बार जैसा कि मैंने कहा ये आया हुआ है आपके सिलेबस में, इसके लिए 10 नंबर निर्धारित किए गए और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के लिए 15 नंबर निर्धारित किए गए और ये टोटल हो जाते हैं 100 = 100। तो ये 100 नंबर आपके लॉ के लिए होंगे और इसमें क्वेश्चन जो है काफी रिपीट होते हैं, इसलिए इसकी मेरिट हाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको ध्यान पूर्वक पुराने जो PYQs हैं उनको आपको पढ़ना है, समझना है। अभी मैं इस पे और आ रहा हूं थोड़ा सा, 1 मिनट पहले ये देख लेते हैं जीके में। यहाँ पे आपको जनरल साइंस देखना है, ये 8 नंबर के लिए है। करंट अफेयर जो होगा वो 10 नंबर के लिए होगा। हिस्ट्री जो होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 नंबर के लिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन था उसके लिए 8 नंबर। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए 8 नंबर, यानी इसमें संविधान और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पोल्यूशन या पॉपुलेशन, इससे आप के लिए 8 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सिलेबस पे फोकस नहीं किया अच्छे तरीके से तो सबसे पहली समस्या तो आपको यही आनी है कि नया सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, या आपने किसी दूसरे स्टेट का एपीओ का एग्जाम दिया था, आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे थे, आपकी तैयारी उसकी बहुत अच्छी थी, आपको लगता है कि लॉ तो मेरा तैयार है, मुझे कुछ करने की खास जरूरत नहीं है और मैं केवल जीके देख लेता हूँ। या हो सकता है कि आपने यूपी जुडिशरी का एग्जाम दिया तो आपका जीके भी अच्छा होगा, तो आपको लगता है कुछ विशेष मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेता हूं। तो वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अब आपको क्या करना होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि 10 पॉइंट की स्ट्रेटेजी आपकी होगी। तो यानी पहला नंबर आपने अपना गोल डिसाइड किया, दूसरा नंबर आपने अपना सिलेबस देखा कि आपको सिलेबस में करना क्या क्या है। अब सिलेबस को देखने का मतलब ये हुआ कि अब नया वाला सिलेबस आपने पर्टिकुलर देखा और नए वाले सिलेबस के अनुसार आपने देखा कि किन किन सब्जेक्ट्स पे कितना वेटेज आयोग दे रहा है। उस वेटेज के अनुसार जब आप उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। तो यानी सिलेबस पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब सिलेबस के बाद बात आती है, जैसा मैंने कहा कि आपको 10 पॉइंट्स की स्ट्रेटेजी लेके चलना है, तो उस 10 पॉइंट्स में तीसरा जो पॉइंट आपके लिए होगा वो होगा PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे, प्री के और मेंस के दोनों, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के पिछले सालों में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यानी अगर बात करें आप बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस में मान लीजिए आज की डेट में 531 धाराएं, तो इन 531 धाराओं को आपको फोकस नहीं करना है, बल्कि उन धाराओं पे ज्यादा फोकस करना है जो कि बार बार आपसे पूछी जा रही है। इसका मतलब कि लगभग आपको 70 से 80 धाराओं पे विशेष फोकस करना है। अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं तो लगभग 70 धाराओं पे आपको फोकस करना है और एक रीडिंग तो आपको पूरे बीएनएसएस की लगानी है, करनी है, लेकिन मेन फोकस इन 70 धाराओं पे करना है जो प्रश्न आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस बात को निर्धारित करने के लिए आपको PYQs पे फोकस करना है कि पिछले सालों में
प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं प्री में, इवन मेंस में। इसके बाद आपको और क्या करना है आगे कि इस पीवाईक्यू को देखने के बाद आपको अभ्यास करना है उसका निरंतरता के साथ, यानी प्रैक्टिस करनी है आपको कंसिस्टेंसी के साथ। अब यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, पॉजिटिव बने रहना है, आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, कभी भी किसी तरह की निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके साथी का सिलेक्शन हो गया किसी स्टेट में किसी पोस्ट पे, आपको लगता है कि यार मैं तो इस योग्य नहीं हूं या मैं नहीं कर सकता, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, यानी कि सकारात्मक आपको बने रहना है। सकारात्मकता। आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आपके भाई का सिलेक्शन हो गया, और जो कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, परिवार में, समाज में, देश में, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। आप कर सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं। ये सोचना है आपको कि हाँ मैं इस योग्य हूं और मैं ये कर सकता हूं। ये हमेशा आपको सोचते रहना है, 24 घंटा सोचना है, और उसी के रिगार्डिंग आपको मेहनत करनी है। पसीना, जैसा कि सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की, पसीना बहाना है ये सोचते हुए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कतई आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि आयोग में तो धांधली होती है, परीक्षाओं में नकल होती है, लोगों को पास करा दिया जाता है, ये सब आपके मन में नहीं आना चाहिए। सिर्फ आना चाहिए कि 182 सीटें हैं, उसमें से एक सीट आपको चाहिए और वो आपको मिलेगी अगर आपने सही दिशा में सही सोच के साथ मेहनत की। इसके बाद आपको निरंतर अभ्यास और प्रयास करना है, निरंतरता के साथ। यानी एक बार आपने मेहनत की, 2 दिन मेहनत की आपने, और तीसरे दिन आप सिनेमा देखने चले गए, घूमने चले गए, तो इस तरह से आपको कार्य नहीं करना होगा, बल्कि इसमें निरंतरता, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, इसके साथ आपको इसी पीवाईक्यू पे मेहनत करनी है। पीवाईक्यू में जिन क्वेश्चंस को पूछा गया है, जिन धाराओं को पूछा गया है, उन पे आपको लगातार प्रयास करना है। पॉजिटिविटी के साथ निरंतर प्रयास करेंगे आप, और इस प्रयास में आप करेंगे क्या क्या, इसके लिए आप करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जो भी प्रश्न पत्र आपको मिलते हैं, प्री के हों, मेंस के हों, उनको आप सॉल्व करेंगे। प्री का है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके ऑप्शंस को चेक करके। मेंस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसको आप लिख करके अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार से आपको मेंस में लिखना है उसी तरह से लिख करके अभ्यास करेंगे। पहला प्रयास इस तरह से करेंगे, पूरा आंसर लिखेंगे। दूसरे प्रयास में आप उनकी सिनॉप्सिस बनाएंगे, बिल्कुल शार्ट में, छोटे में, हेडिंग डाल डाल के केवल अभ्यास करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके लिए आंसर राइटिंग आपको रेगुलर वे में करनी है। आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन। उत्तर लेखन आपको लगातार करना है। अब ये उत्तर लेखन, जैसा कि मैंने कहा कि पहले बार में आप उसको पूरा लिखेंगे, फिर इसके बाद उसका सिनॉप्सिस बनाएंगे केस लॉ के साथ, किन किन पॉइंट्स को आपको किन किन प्रश्नों के उत्तर में लिखना है, ये अभ्यास आप लगातार करेंगे। तो सबसे पहला अभी जो स्टार्टिंग करेंगे आप इस मेंस के क्वेश्चन से करेंगे, और दूसरा स्टेज जब आएगा आपका, यानी जब परीक्षा करीब आ जाएगी, 1 से 1.5 महीने बचे होंगे, तब आप केवल प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस समय आपको प्री का अभ्यास करना आवश्यक होगा। लास्ट तक मेंस का अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको लॉ पे कमांड के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉ के लिए आपको बेयर एक्ट पे कमांड करनी पड़ेगी। बेयर एक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा। तो जिन जिन लॉ की हम लोगों ने बात की सिलेबस में, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन, इन सभी के बेयर एक्ट्स लेकर के आप ध्यान पूर्वक उन धाराओं को, उन पैरास को, पुलिस एक्ट में चूंकि पैरास बोला जाता है, पैरा बोला जाता है, तो उन पैरास को, उन सेक्शंस को आप रेफर करेंगे। जिन्हें पहले पूछा गया है उन पे विशेष फोकस होगा, आपको उससे विशेष ध्यान से पढ़ेंगे, और एक रीडिंग आपको पूरे बेयर एक्ट की लगानी पड़ेगी। इसी तरह से जीके के लिए आप क्या करेंगे, जीके के लिए आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना होगा। करंट अफेयर्स
यानी कि जो घटनाएं देश में विदेश में चल रही हैं उन पे आपको नजर रखनी है। आप रोज समाचार पत्र के माध्यम से उसे देख सकते हैं, रेडियो पे न्यूज सुन करके, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज आता है सुबह शाम, उसे आप सुन सकते हैं, और कोई मंथली मैगजीन लेकर भी आप उसे रेफर कर सकते हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि जब आप अभी से उन घटनाओं को देखना स्टार्ट करेंगे, फिर मैगजीन में देखेंगे दोबारा, तो वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी, ध्यान में हो जाएंगी, और उन्हें आप आंसर राइटिंग में लिख सकेंगे। क्योंकि पिछले वर्षों का अगर आप ट्रेंड देखें तो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपसे करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, यानी जो आसपास आपके घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में पूछा गया है। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर लूँ तो पिछले वर्ष यानी 2022 के पेपर में आपसे यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बारे में पूछा गया है। इसी तरह से उस समय जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में पूछा गया था। तो इसी तरह से आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से टैरिफ वार जो चल रहा है अमेरिका और भारत के बीच में, या पूरे विश्व में जो बातें चल रही हैं चाइना अमेरिका के बीच में, इसी प्रकार से रसिया यूक्रेन युद्ध भी अभी भी चल रहा है, तो इसके बारे में आपसे जाना पूछा जा सकता है। अरब कंट्रीज में जो चीज़ें चल रही हैं, इजराइल हमास के बीच में जो चल रहा है मामला, इस तरह की चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और करंट में जो चीज़ें चल रही होंगी उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना हो। तो अब इसके बाद लास्ट आपको क्या करना है कि लास्ट मिनट्स में जो अंतिम आपकी रणनीति होगी, अंतिम तैयारी होगी, उसमें आपको विशेष रूप से रिवीजन करना हो। उस दौरान आपको कोई नई चीजें नहीं पढ़नी है, नई बातों पे फोकस नहीं करना होगा, केवल और केवल जो आपने पीछे अभी पढ़ लिया है, अभी से लेकर के लास्ट पॉइंट तक, वहीं तक उन्हीं बातों को आपको रिवाइज करना है, और बार बार आपको लिखते हुए यह अभ्यास और प्रयास करना है। और अगर ऐसा आपने किया तो पहली बार में निश्चित रूप से आप एपीओ होंगे। यानी आप ये नहीं सोचिए कि फला व्यक्ति तो 5 बार से दे रहा है, फला व्यक्ति 10 बार से दे रहा है, या वो तो मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत अनुभवी है। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, किसी बार बार प्रयास की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन रणनीतियों पे आपने अगर अमल किया तो आप भावी एपीओ हैं, ये मान करके आप अभी से और इसी समय से इस रणनीति को फॉलो करें और आप एपीओ हैं और बन जाएंगे। धन्यवाद।